बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ कंसोलिडेशन। आज की वीडियो में हम कंसोलिडेशन से पर्टेनिंग एक सिंपल सा बेसिक सा प्रैक्टिकल सिनेरियो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट्स अवेलेबल है और हम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें कहता है कि मोमी लिमिटेड हैज ओन 100% शेयर्स ऑफ बीबी लिमिटेड सिंस बीबी's incorporation that is 1st January 2004। हमारे पास इस सिनेरियो में एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है मोमी लिमिटेड, जिसने 100% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं सब्सिडरी जिसका नाम है बेबी लिमिटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जिस वक्त बेबी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई दैट इज 1st January 2004। डे वन से इसने सब्सिडरी के 100% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। बिलो देयर आर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ मोमी लिमिटेड एंड बेबी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2004। और हमारे पास इन दोनों कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट अवेलेबल है, मोमी लिमिटेड एंड बेबी लिमिटेड। बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ए 31 दिसंबर 2004। सर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन बेबी लिमिटेड आ रहा है 80,000 शेयर्स एट वन करेंसी यूनिट, यानी कि हर शेयर की एक जो पार वैल्यू है वो वन करेंसी यूनिट है और 80,000 शेयर्स हमने एक्वायर किए 80,000 करेंसी यूनिट्स के। फिर हमारे पास करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आ रहा है, ट्रेड एंड अदर रिसीवल आ रहा है। ट्रेड एंड अदर रिसीवल में बेबी लिमिटेड से रिसीवल आ रहा है 10,000 का, यानी कि जो यहाँ पे पेरेंट कंपनी है मोमी लिमिटेड, इसका बेबी की तरफ रिसीवल है 10,000 करेंसी यूनिट्स का। अदर रिसीवल्स आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ रहा है। इसके बाद अगर हम लाइबिलिटीज पर आए, इक्विटी पर आए, तो इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल वन करेंसी यूनिट ईच, यानी कि हर शेयर कैपिटल की पार वैल्यू वन करेंसी यूनिट है। मोमी लिमिटेड का 2 लाख का शेयर कैपिटल है और बेबी लिमिटेड का 80,000 का शेयर कैपिटल है। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है, पेरेंट की 62, सब्सिडरी की 45,000। और ये बैलेंस शीट हमारे पास पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2004 पे अवेलेबल है। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में मोमी लिमिटेड की तरफ बीबी लिमिटेड की बैलेंस शीट में 10,000 का पेबल आ रहा है। तो पहले तो मुझे बैलेंस शीट को देखकर ही समझ आ गया कि पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान 10,000 रुपए का रिसीबल पेबल है। पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान 10,000 रुपए का इंटरकंपनी बैलेंसेस है। पेरेंट के पास 10,000 रुपए का रिसीवल, सब्सिडी के पास 10,000 रुपए का पेबल। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें हमारे पास लोन रिपेबल आ रहा है पेरेंट की बैलेंस शीट में और टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मोमी ग्रुप एज एट 31 दिसंबर 2004। हमें इस सिनेरियो में, हमें इस सवाल में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। ठीक है सर। अब हम अगर देखें तो 10,000 रुपए का तो इंटर कंपनी बैलेंस है रिसीवल पेबल के नाम से। दूसरा अगर आप देखें तो आपने यानी कि मोमी लिमिटेड ने जब इस सब्सिडी को एक्वायर करा तो 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, यानी 80,000 रुपए में सब्सिडी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर किए एट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस वक्त ये सब्सिडी इनकॉर्पोरेट हुई होगी उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग में तो कोई बैलेंस नहीं आ रहा होगा। और अगर आप इस सब्सिडी का शेयर कैपिटल देखें तो वो भी 10,000 80,000 ही आ रहा है, यानी कि जो भी 80,000 का शेयर कैपिटल है वो सारा का सारा पेरेंट कंपनी मोमी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया था। ठीक है सर। अब हम चलते हैं कुछ वर्किंग की तरफ। देखिए कंसोलिडेशन के जो बैलेंस शीट के सवाल है उनमें जनरली ये कुछ 3-4 बेसिक वर्किंग्स हैं जो कि आपकी हर हाल में बनेगी ही। इस सवाल में हम 2 बेसिक वर्किंग्स देखेंगे, फिर आने वाले सवालों में हमारी ये वर्किंग्स कुछ टोटल 4 वर्किंग्स होगी जो कि हम हर हाल में बनाएंगे ही, और फिर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एक वर्किंग हम बनाएंगे सब्सिडी के पर्सपेक्टिव से, दैट इज हमारे पास सब्सिडी है बेबी लिमिटेड। सबसे पहली वर्किंग हमारे पास बनेगी सब्सिडी के चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये चेंजेस इन नेट एसेट्स की बेसिकली हम वर्किंग इसलिए बनाते हैं ताकि हम सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स कैलकुलेट कर सके, ताकि हम सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स कैलकुलेट कर सकें। क्या मतलब सर? सर हम सब्सिडी के नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस वक्त आपने सब्सिडी को एक्वायर किया उस वक्त सब्सिडी के नेट एसेट्स कितने थे। हमने सब्सिडी को एक्वायर किया था डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st January एक्सपोर्ट पे। और एक नेट एसेट्स की हम वर्किंग बनाते हैं एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी जिस भी पीरियड एंड पे या जिस भी ईयर एंड पे आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हो दैट इज योर डेट ऑफ रिपोर्टिंग। और हमारे पास इस सवाल में जो बैलेंस शीट डेट है, रिपोर्टिंग डेट है, वो है 31 दिसंबर 2004। अब हम सब्सिडी के नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? सब्सिडी के नेट एसेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो हमारे पास ये सब्सिडी के नेट एसेट्स आ जाएंगे। सब्सिडी के एक्विजिशन डेट पे क्या एसेट्स थे? एक्विजिशन डेट पे क्या लाइबिलिटीज थी?
ये हमें नहीं मालूम। सब्सिडी के एक्विजिशन डेट पे कितने एसेट्स थे कितने लाइबिलिटीज थे ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें बैलेंस शीट जो दी हुई है वो 31 दिसंबर 2004 की दी हुई है। अच्छा, बैलेंस शीट डेट पे अगर आप एसेट्स देखें तो सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स आ रहे हैं 147,000 के, और लाइबिलिटीज आ रही है 120, सॉरी लाइबिलिटीज आ रही है 22,000 की। तो 147 के एसेट, 22,000 की लाइबिलिटीज। इसे अगर मैं प्लॉट करूं बैलेंस शीट डेट पे, तो 147,000 के एसेट्स, 22,000 की लाइबिलिटीज, यानी कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट पर आ गए 125,000। अब हमें किसी तरह से एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स चाहिए, तो हम देख लेंगे कि नेट एसेट्स में एक्चुअली इंक्रीज कितना हुआ है, सब्सिडी ने डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हमें कितना कमा के दिया है। अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें अकाउंटिंग इक्वेशन का, सर हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में अपने अकाउंट्स में कवर किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है सर, कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। कि एक कंपनी की जिंदगी में जो टोटल एसेट्स हैं वो या तो इक्विटी से फाइनेंस होते हैं या लाइबिलिटी से फाइनेंस होते हैं, तो टोटल एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं, लाइबिलिटीज को दूसरी साइड पे ले आऊं, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में जो नेट एसेट्स होते हैं, यानी कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज होते हैं, वो एक्चुअली नेट इक्विटी के बराबर होता है। तो हमने इस सिंपल सी इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ वहां करके क्या कंक्लूड किया कि नेट एसेट शुड बी इक्वल टू नेट इक्विटी। सर अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो हमारे पास टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज एक्विजिशन डेट पे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन रिपोर्टिंग डेट पे अवेलेबल थे। व्हाट इफ कि मैं इसकी इक्विटी कैलकुलेट करूं, इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा, इक्विटी में हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी। सब्सिडरी कंपनी की अगर आप इक्विटी देखें तो सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी में 80,000 का शेयर कैपिटल है और 45,000 की रिटेन अर्निंग्स है एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2004। तो हमारे पास 80,000 रुपए का शेयर कैपिटल और 45,000 रुपए की रिटेन अर्निंग्स, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 1,25,000। और जैसा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कंक्लूड किया था कि नेट एसेट शुड बी इक्वल टू नेट इक्विटी, तो ये हमारा 1,25 का नंबर इस 1,25 से मैच भी कर रहा है। यानी कि अगर मैं एक्विजिशन डेट की नेट इक्विटी कैलकुलेट कर लूं तो वही हमारे नेट एसेट्स का नंबर होगा। अब देखिए जब आपने इसको एक्वायर किया तो उसका शेयर कैपिटल कितना था 80,000, और इसकी रिटेन अर्निंग कितनी होगी, सर इस सिनेरियो में इसकी रिटेन अर्निंग होगी जीरो, क्योंकि आपने इसको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एक्वायर किया था ना, जिस दिन सब्सिडी इनकॉर्पोरेट हुई उस वक्त तो उसने कुछ भी अर्न नहीं किया होगा, तो इसकी रिटेन अर्निंग कितनी होगी जीरो। यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसकी नेट इक्विटी थी 80,000 की, और अगर डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसकी नेट इक्विटी 80,000 की थी तो इसके नेट एसेट्स भी कितने होंगे 80,000 रुपए के। ये सिर्फ मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में नेट एसेट्स नेट इक्विटी के बराबर होता है। तो या तो मैं नेट एसेट्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँ, और अगर नेट एसेट्स डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता तो नेट इक्विटी की मदद से इनडायरेक्टली भी नेट एसेट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमने इसके नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग कैलकुलेट कर ली। अब अगर मैं ये देखूं कि इस सब्सिडी ने इस एक साल के अरसे में कितना ग्रो किया है, तो सर इस सब्सिडी ने इस एक साल के अरसे में 45,000 की ग्रोथ दिखाई है। इस सब्सिडी ने इस एक साल के अरसे में 45,000 की ग्रोथ दिखाई है, यानी कि 45,000 रुपए अर्न किया है। ये जो 45,000 रुपए सब्सिडी ने अर्न किया है ना, दिस इज बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स। ये इस सब्सिडी की पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप के रिजर्व्स की तरफ कि सर ग्रुप रिजर्व्स को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो मैं ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग बनाता हूं। लेकिन ग्रुप रिजर्व्स बेसिकली ओवरऑल ग्रुप की अर्निंग्स हैं। अब ग्रुप की अर्निंग्स में क्या चीजें आएंगी सर, ग्रुप की अर्निंग्स में दो चीजें आएंगी। नंबर वन कि जो हमारी पेरेंट कंपनी है दैट इज मॉमी लिमिटेड, मॉमी लिमिटेड ने तो अब तक जितना कुछ कमाया, मॉमी लिमिटेड की रिटेन अर्निंग्स में तो जितना कुछ रखा हुआ है वो सब कुछ ग्रुप की अर्निंग्स है। तो मॉमी लिमिटेड की अर्निंग्स या रिटेन अर्निंग्स कितनी है सर 62,000। तो ये 62 एज इट इज प्लॉट कर देते हैं। और ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में सब्सिडी की वो इक्विटी या सब्सिडी की वो अर्निंग्स आएंगी जो सब्सिडी बनने के बाद हमने सब्सिडी से अर्न किया है, यानी कि हमने सब्सिडी को एक्वायर करने के बाद सब्सिडी ने जो हमें कमा के दिया है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स ऑफ वीबी लिमिटेड। ये हमने अपनी वर्किंग वन में कैलकुलेट किया, दैट इज 45,000। तो हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स आ गए टोटल 62 प्लस 45 दैट इज 62 प्लस 45 दैट इज 107,000। देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सब्सिडी
और पेरेंट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, ये एक मेमोरेंडम अकाउंट्स है, ये एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है। यानी कि पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, सब्सिडी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, और फिर इन दोनों को कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैक पे कोई ट्रायल बैलेंस, कोई जीएल वगैरह नहीं होता। पेरेंट के पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, सब्सिडी के पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, और फिर इनको कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर सब्सिडी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, अपनी कंसोलिडेट बुक्स में रिकॉर्ड किया, आपने अपनी कंसोलिडेट बुक्स में बेसिकली जर्नल एंट्री क्या पास की होगी? तो वो भी मैं बता देता हूं कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हमारे जो कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इसमें सब्सिडी के नेट एसेट्स या सब्सिडी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या जर्नल एंट्री पास की होगी? सर हमने एंट्री पास की होगी कि सब्सिडी के नेट एसेट्स डेबिट डेट ऑफ एक्विजिशन पे, दैट इज 1 जनवरी X4। जिस वक्त आपने सब्सिडी को एक्वायर किया, आपने सब्सिडी के सारे एसेट्स को कैपिटलाइज कर लिया होगा। वो कितने थे सर हमारे पास? वो थे 80,000 रुपए। तो 80,000 से हमने नेट एसेट्स डेबिट किया होगा, और हमने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए 80,000 की कंसिडरेशन पे की, जो कि पेरेंट की सेपरेट बैलेंस शीट में 80,000 पे रिकॉर्डेड है। आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट किया होगा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में। जब हम सब्सिडी के सारे नेट एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट पे लेकर आएंगे, तो हम सब्सिडी के सारे नेट एसेट्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन कैपिटलाइज कर देंगे, और हमारी सेपरेट बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई है वो हमारी क्रेडिट हो रही होगी। ये एंट्री बेसिकली हमारे मेमोरेंडम रिकॉर्ड यानी कि कंसोलिडेटेड बुक्स में बन रही होगी, सब्सिडी के सारे नेट एसेट्स को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे लाने के लिए। और इसी तरीके से अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर पेरेंट की, जो कि यहाँ पे मोमी लिमिटेड है, इसकी सेपरेट बुक्स में क्या एंट्री बनी होगी इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए? तो सर सेपरेट बुक्स में भी बड़ी सिंपल सी एंट्री बनी होगी। सेपरेट बुक्स में तो सिंपल सी एंट्री क्या बनी होगी सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। यानी पेरेंट ने जब 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी में, तो पेरेंट ने अपने पास सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब आप पेरेंट और सब्सिडी की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कर रहे हो कंसोलिडेट अकाउंट्स में, तो हम सब्सिडी की बैलेंस शीट से 80,000 की इन्वेस्टमेंट को नॉक ऑफ करके सारे नेट एसेट्स को एक जगह कैपिटलाइज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी हमारे पास। सर हमारे पास इस ग्रुप का नाम है मॉमी ग्रुप। हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनानी है, और हमारा ईयर एंड है एज एट 31 दिसंबर 2000 X4। हमारे पास बैलेंस शीट पे एक साइड पे इक्विटी आ जाएगी, एक साइड पे एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स आ जाएंगे, और बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे हमारे पास इक्विटी और लाइबिलिटीज आ रही होगी। और इस सवाल में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं थी, जो भी लाइबिलिटी थी वो हमारी सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज थी। तो देखें, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम इंटर कंपनी बैलेंसेस को नॉक ऑफ करते हैं। यानी कि पेरेंट की बुक में सब्सिडी की तरफ जो 10,000 का रिसीवेबल ये नॉक ऑफ हो जाएगा, सब्सिडी की बुक्स में जो 10,000 का पेबल है इस 10,000 रुपए से। दूसरा, पेरेंट की बुक्स में जो 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, ये सब्सिडी की इक्विटी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, इक्विटी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडी की इक्विटी में जो कुछ रखा हुआ है उससे नॉक ऑफ हो जाएगा। तो 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एक तरफ नॉक ऑफ होगी, दूसरी तरफ 80,000 रुपए का शेयर कैपिटल नॉक ऑफ हो जाएगा। बाकी सारे एसेट और लायबिलिटीज को हम सिंपली ऐड करके अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो हमारे पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, पेरेंट का 124,000, सब्सिडी का 90,000। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पेरेंट का 124, सब्सिडी का 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 214,000। और कोई करंट एसेट्स तो यहाँ पे है नहीं। इसके अलावा अगर और कोई नॉन करंट एसेट्स तो यहाँ पे है नहीं। करंट एसेट्स को देखें तो करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री आ रहा है 55,000 पेरेंट, 34,000 सब्सिडी।
तो हमारे पास करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 55 एंड 34, तो ये आ जाएगा 89,000। इसके बाद अगर और देखें करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवल आ रहा है, लेकिन ट्रेड रिसीवल में से 10,000 का बैलेंस तो कैंसिल हो गया है। बाकी जो अदर रिसीवल्स हैं 30,000 पेरेंट के, 18,000 सब्सिडरी के। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 30,000 पेरेंट का, 18,000 सब्सिडरी का, तो ये आ जाएगा 48,000। और लास्ट हमारे पास करंट एसेट्स आ रहा है कैश एंड बैंक। पेरेंट की बुक में कैश एंड बैंक आ रहा है 8,000, सब्सिडरी बुक्स में 5,000। तो हमारे पास कैश एंड बैंक 8,000 और 5,000 यानी कि 13,000। तो ये हमारे पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे 89,000 प्लस 48,000 प्लस 13,000, तो ये आ गए 150,000। और नॉन करंट और करंट एसेट्स का टोटल करें तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे दैट इज 214 प्लस 150,000, तो ये आ गया 364। ये हमने बैलेंस शीट की एक साइड कंप्लीट कर ली कि हमने बैलेंस शीट पे एसेट सारे कैलकुलेट कर लिए 364,000। इसके बाद बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे आते हैं, इक्विटी की बात करते हैं। तो इक्विटी में सबसे पहले तो आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आएगा, शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का आएगा। रीजन बीइंग कि सब्सिडी का सारा शेयर कैपिटल वैसे ही कैंसिल हो गया था। और अगर मैं सब्सिडी का शेयर कैपिटल दिखा रहा हूं तो उसका मतलब है कि मैं अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो कि बड़ी लॉजिकल सी बात है। तो पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए। तो पेरेंट का शेयर कैपिटल आ जाएगा 2 लाख रुपए। और फिर इसके बाद आएगा हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स, जो कि हमने सेपरेटली कैलकुलेट किए थे। सर ग्रुप रिजर्व्स हमने कैलकुलेट किए थे 107,000 के, 107। तो टोटल हमारे पास इक्विटी आ गई 307। इसके बाद लाइबिलिटीज में अगर आए तो हमारे पास ट्रेड पेबल आ रहा है। पेरेंट की बैलेंस शीट में 35,000, सब्सिडी की बैलेंस शीट में 12,000, 10,000 का भी पेबल था लेकिन ऑलरेडी नक ऑफ हो गया, तो 35 प्लस 12, 35 प्लस 12, तो ये आ गया 47,000। और इसके अलावा एक बैंक लोन भी था, पेरेंट के पास लोन रिपेबल आ रहा था 10,000 का। हमारे पास लोन रिपेबल 10,000, तो टोटल लाइबिलिटी आ गई हमारे पास 57,000। और अगर मैं बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे इक्विटी और लाइबिलिटीज का टोटल देखो, तो ये हमारा आइडियली टोटल एसेट से मैच करना चाहिए। 307 प्लस 57, तो ये आ रहा है हमारे पास 364। तो यहां तक हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिकंसाइल्ड है, बैलेंस्ड है, और ये हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली है। तो आई होप कि इस सिंपल सी एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर सका हूं कि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को किस तरह से प्रिपेयर करोगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह गुडविल और एनसीआई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।